स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रिपेयर फॉर एग्जाम। आज हम लोग साइंस का शेट वन सॉल्व करेंगे। क्लास 10 का ये सीबीएसई का पेपर है 2023 का। ठीक है, इसमें टाइम अलॉटेड है 3 आवर्स का और मार्क्स मिलेंगे 80। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर कोड है 31/1/1। इसका क्वेश्चन भी हम लोग एक बार एक रफ आइडिया ले लेते हैं। देखिए, ये सेक्शन ए यहाँ से स्टार्ट है। फर्स्ट केमिस्ट्री इसने पूछा है। नेक्स्ट नेक्स्ट बायोलॉजी पे आ गए हैं। ठीक है, ऐसे फर्दर हम लोग मूव करते हैं तो असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। एंड नेक्स्ट अभी सेक्शन बी वाला पार्ट आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का रफ ओवरव्यू है। अभी हम इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे, एंटायर इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 39 क्वेश्चंस है। 5 सेक्शंस में ये डिवाइडेड है, ए बी सी डी ई। सेक्शन ए जैसे आप लोग को पता है 1 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन बी में 2 मार्क्स वाले हैं, सेक्शन सी में 3 मार्क्स वाले हैं, सेक्शन डी में 5 मार्क्स वाले हैं और सेक्शन ई में 4 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, और अभी हम लोग मूव करते हैं सेक्शन ए की तरफ। मैं बता दूं कि अभी 2024 के बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है इनका सॉल्यूशन है, काफी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सेक्शन ए में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। In the experimental setup, it is observed that on passing the gas produced in the reaction in the solution X, the solution X turns milky first and then colorless। जो सॉल्यूशन एक्स है वो पहले मिल्की में टर्न हो जाता है एंड फिर कलरलेस। देखिए इसमें सेटअप दिया हुआ है, टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है। ये सॉल्यूशन एक्स है, सोडियम कार्बोनेट है और डाइल्यूट HCl है। ठीक है, और इसमें ऑप्शंस क्या पूछ रहा है? द ऑप्शन दैट जस्टिफाइज द अबव स्टेटेड ऑब्जर्वेशन इज दैट एक्स इज एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड क्या है? ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, काफी लंबा लंबा ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका आंसर होगा सी। सी में क्या बोला? इट टर्न्स मिल्की। मिल्की किस लिए हो रहा है? ड्यू टू पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट। इट टर्न्स कलरलेस एंड फर्दर ये कलरलेस किस लिए हो रहा है? एज एन फर्दर पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म्ड व्हिच इज soluble इन वाटर। ठीक है, और इसके जो इक्वेशंस आ रहे हैं उसमें इक्वेशंस आएगा NaCO3 प्लस 2HCl। ये देन फर्दर फॉर्म करेगा 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। फर्दर ये फॉर्म करेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, और ये फॉर्म करता है 2NaHCO3 को। ठीक है, जो कि है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसी टाइप का केमिस्ट्री का ये सेकंड क्वेश्चन है। The emission of brown fumes in the given experimental setup is due to। ये ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं, लीड नाइट्रेट को यहाँ नीचे रखा गया है, ये पोर्शन लीड नाइट्रेट है और ये बर्नर है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि किस रीजन से हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन ए है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ब्राउन फ्यूम्स जो बन रहा है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बन रहा है और NO2 का बन रहा है, और ये थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट के रीजन से हो रहा है। तो इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ऑन हीटिंग लीड नाइट्रेट इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू फॉर्म लीड ऑक्साइड। ठीक है, तो 2PbNO3 को हम लोग जब आगे फर्दर देखते हैं तो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 में ये कन्वर्ट हो जा रहा है, और ये जो NO2 वाला पार्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है इक्वेशन को बैलेंस करना है बेसिकली। इसमें MnO2 प्लस XHCl MnCl2 प्लस YH2O प्लस ZCl2 दिया हुआ है। इन ऑर्डर टू बैलेंस द अबव केमिकल रिएक्शन द वैल्यूज ऑफ XYZ आर। इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं।
तो किस ऑप्शन में ये बैठेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि H हाइड्रोजन सिंगल है, तो हाइड्रोजन के बगल में X लिखा हुआ है, यहाँ पे भी फिर से हाइड्रोजन आया है, तो ये 2 है। ये किस ये में बैठेगा, तो सही बैठेगा। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर अगर सी को देखते हैं, तो x का वैल्यू अगर 4 बैठाते हैं, यानी 4 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, और y का वैल्यू अगर 2 बैठाते हैं, तो 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, इसमें फर्दर और देखते हैं हम लोग Z का वैल्यू 1 बैठाते हैं, तो क्लोरीन 2 क्लोरीन आता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, यहाँ 2 क्लोरीन और यहाँ 2 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, यहाँ 4Cl हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। द टेबल बिलो हैज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएच एंड द नेचर, एसिडिक या बेसिक, ये वाला नेचर है, ऑफ 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस, विच ऑप्शन इज करेक्ट। लेमन जूस का बोल रहा है कलर अब पीएच ऑरेंज हो जाएगा और इसका पीएच वैल्यू 3 रहेगा, ये बेसिक नेचर का है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का बोल रहा है ब्लू कलर पीएच हो जाएगा, और अप्रॉक्स पीएच वैल्यू 10 है, और ये बेसिक है। देखिए, पीएच वैल्यू 3 में भी बेसिक शो कर रहा है, पीएच वैल्यू 10 में भी बेसिक शो कर रहा है। फिर गेस्ट्रिक जूस है, रेड कलर का उसका कलर है पीएच पेपर का, और अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू है 6, और ये एसिडिक है। एंड प्योर वाटर का है, ये येलो पीएच पेपर है, और पीएच वैल्यू 7 है, ये न्यूट्रल है। इसमें से विच ऑप्शन इज करेक्ट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच 10.5 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10.5 होता है, और ये बेसिक नेचर का होता है, और ब्लू कलर का पीएच पेपर इसमें रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फर्दर हम लोग ऐसे ही मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन क्वेश्चंस में हम लोग ज्यादा समय इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये सिंगल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, इनको आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा इस पे। क्वेश्चन नंबर 5, अ मेटल एक्स इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में एक मेटल यूज हुआ एक्स। ठीक है, एक्स को बर्न किया गया, एक्स इज बर्न्ड इन एयर, इट गिव्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाई। एक ऑक्साइड दे रहा है वाई, एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली क्या हो सकते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, Al2O3 है, बिहेव्स एज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें 4Al प्लस 3O2, तो 2Al2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें जो हम लोग का मेटल एक्स है वो एल्यूमिनियम है, और जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो Al2O3 है। ठीक है, एक्स और वाई आइडेंटिफाई होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। सिलेक्ट वॉशिंग सोडा फॉर्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट बोलते हैं, डेकाहाइड्रेट बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो Na2CO3 प्लस 10H2O, कहाँ पे है, Na2CO3 प्लस 10H2O, ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कंसिडर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स A B C given below and select the correct option from the following। ये A B C तीनों साइक्लिक कंपाउंड्स है, इसमें हम लोग को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए बोलता है A and C are isomers of hexane and B is benzene। A और C आइसोमर्स है हेक्सेन का, और B बेंजीन है। ऐसा तो बिल्कुल इसमें नहीं दिख रहा है बी बेंजीन बोल के। और ऑप्शन नंबर बी बोलता है ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, ए आइसोमर है हेक्सेन का, बी इज बेंजीन एंड सी इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन। ये ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ए इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हाँ, ये सैचुरेटेड है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है दिख रहा है। बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हाँ, ये अनसैचुरेटेड है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का यहाँ पे करेक्ट होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एन
an organism which breaks down the food material outside the body and absorbs it. ये हम लोग बायोलॉजी सेक्शन में आ गए कि एक ऑर्गेनिज्म है जो कि ब्रेक डाउन करता है फूड मटेरियल को आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्स इट इज। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अ प्लांट पैरासाइट है कस्क्यूटा, एन एनिमल पैरासाइट है टैपवर्म, बैक्टीरिया है राइजोबियम, फंगी है राइजोपस। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा अ फंगी, इट्स अ राइजोपस। तो स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बायोलॉजी सेक्शन का ही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सिलेक्ट द वन विच इज नॉट करेक्ट। हम लोग इसको क्या करना है, नॉट करेक्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के रिगार्डिंग उसको हम लोग को सिलेक्ट करना है। The length of small intestine in animals differ as it depends on the type of food they eat. ये तो करेक्ट है। The small intestine is the site of complete digestion of food. ये भी करेक्ट है। The small intestine receives secretions from liver and pancreas. ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी बोलते हैं the villi of the small intestine absorb water from the unabsorbed food before it gets removed from the body via the anus। ये फॉल्स लग रहा है, क्यों कि जो पूरा स्टेटमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनअब्जॉर्ब्ड फूड बिफोर, ये गलत बात है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के रिगार्डिंग फॉल्स स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। The statement that correctly describes the characteristics of a genie is। जो जीनी का करेक्ट स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो कर रहा है, इसमें है इन इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीसीज अ स्पेसिफिक जीनी इज लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम। ये 100% करेक्ट बात है कि पर्टिकुलर क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक जीनी लोकेटेड रहता है। तो ये ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। आप सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं। ठीक है, एंड फर्दर मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स में करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को चूज करना है। इट इज ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर। देखते हैं आगे इसको। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस रिसीव्ड, इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन रूट्स एंड नॉट इन स्टेम्स। इट इज ए ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। जो हम लोग का बोला है ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स है, ये एक्चुअल में इट इज अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। फर्दर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच बिटवीन द प्लांट एंड इस वेजिटेटिव पार्ट। हम लोग को इनकरेक्ट जो मैच है उसको देखना है, प्लांट का और उसका वेजिटेटिव पार्ट का। ये ब्रायोफाइलम लीफ, ये करेक्ट है। मनी प्लांट का ये स्टेम है, मनी प्लांट। पोटैटो भी स्टेम है। जो रोज है, रोज रूट नहीं है, ये फ्लावर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। अब फिजिक्स सेक्शन आ गया है क्वेश्चन नंबर 13 से। if four identical resistors of resistance 8 ohm, ठीक है 8 ohm का रेजिस्टेंस है 4 ठो, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया। ठीक है, इसको जब सीरीज में कनेक्ट किया गया तो हम लोग को 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना 32 ओम हम लोग को रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, तो सो एज टू गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर एस। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर एस जो हम लोग को वो मिला 32 ओम्स का। देन कनेक्टेड इन पैरेलल सो एज टू गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस आरपी। अब इसको पैरेलल वे में जोड़ेंगे, तो पैरेलल वे में चारों 8 ओम वाले रेजिस्टेंस को जोड़ा गया। तो इसमें हम लोग को आरपी कितना मिला, 2 ओम रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, फर्दर देखते हैं क्या बोलता है। फाइंड द रेशियो ऑफ आर एस इज टू आरपी। आर एस बाई आर पी का रेशियो निकालना है। तो 32/2 इक्वल टू 16। तो हम लोग को 16:1 का रेशियो आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, फर्दर हम लोग देखते हैं इन डोमेस्टिक करंट
electric circuits, the wiring with 15 ampere current rating is for the electric devices which have, देखिए जो 15 एम्पियर करंट रेटिंग प्रोवाइड होता है जनरली वो हम लोग एसी में, हम लोग मिक्सी में यूज करते हैं, जिसमें कि हायर पावर रेटिंग्स जैसे गीजर में ये सब में यूज किया जाता है। ठीक है, जनरली ये जनरल नॉलेज की बात है। जबकि फैन हम लोग का 5 एम्पियर में चलता है, ये लो पावर रेटिंग्स वाले ये सब चलेंगे नहीं। ठीक है, तो हायर पावर रेटिंग्स वाले जैसे कि गीजर, ये हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। In diagram, the position of the needle is shown on the scale of a voltmeter. The least count of the voltmeter and the reading shown by is it respectively are. ठीक है, यहाँ पे needle शो कर रहा है उसका। ठीक है, तो हम लोग को लीस्ट काउंट पता करना है, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर एंड द रीडिंग शोन बाय रेस्पेक्टिवली। तो पहले लीस्ट काउंट पता करते हैं, उसके बाद फर्दर देते हैं। फ्रॉम 0 to 1.5 टोटल 10 पॉइंट्स है। ठीक है, तो 10 पॉइंट्स फॉर 1.5 वोल्ट, तो 1 पॉइंट फॉर 0.15 वोल्ट। तो लीस्ट काउंट इसका कितना हो गया, एक जो यहाँ से इतना दूरी में ये 0.15 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको बोलते हैं इसका लीस्ट काउंट। कोई भी स्केल दिया रहेगा उसका लीस्ट काउंट ऐसे निकालना है, हम लोग को काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 यूनिट्स में 1.5 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट में कितना वोल्ट देगा, तो 1 यूनिट में 0.15 वोल्ट दे रहा है। ये उसका हो गया लीस्ट काउंट। कभी भी लीस्ट काउंट पूछेगा तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, एंड द रीडिंग सोन, अब इसमें रीडिंग कितना दिखा रहा है, 1.5 के बाद 2 यूनिट्स और दिखा रहा है, तो 1.5 प्लस 2 इंटू जो लीस्ट काउंट हम लोग का है 0.15, तो 1.5 प्लस 0.03, तो 1.8 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो हम लोग का दोनों मिल गया, लिस्ट काउंट हो गया 0.15 वोल्ट्स एंड जो रीडिंग शोन हो रहा है 1.8 वोल्ट्स। तो ऑप्शन हम लोग का सी, हाँ ऑप्शन हम लोग का सी में करेक्ट आंसर है। ओके, तो फर्दर हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है द resultant magnetic field at point P situated midway between two parallel wires placed horizontally each carries a steady current I is। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि P पॉइंट सिचुएटेड बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, दो तो पैरेलल वायर्स है उसके बीच में P है और दोनों I करंट लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि इच द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऑप्शंस दिए हैं in the same direction as the current in the wires, in the vertical upward direction, या ऑप्शन सी जीरो, या इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। हम लोग को पता है दो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चार्ज इनटू करंट जिसका डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन वेक्टर रहेगा इनटू मैग्नेटिक फील्ड। बाय थंब रूल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट पी ड्यू टू बोथ वायर इज जीरो। हम लोग थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम लोग का जो पॉइंट पी पे मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो जीरो होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर है। फर्दर हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 टू 20। इसमें असर्शन रीजन बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए हम लोग तब सिलेक्ट करेंगे, इसमें कुछ रूल्स दिए हुए रहते हैं। तो ऑप्शन ए हम लोग तब सिलेक्ट करेंगे जब बोथ assertion and reason are true रहेगा, R is the correct explanation of A रहेगा, जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा assertion का। ठीक है, और ऑप्शन बी हम लोग तब सिलेक्ट करेंगे जब बोथ एंड assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of A। ठीक है, जब रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करेगा ए को तब हम लोग ऑप्शन बी सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन सी हम तब सिलेक्ट करेंगे जब ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए असर्शन ट्रू रहेगा और रीजन फॉल्स रहेगा, तो ऑप्शन सी।
एंड ऑप्शन डी हम लोग तब ये चूज करेंगे जब हम लोग का assertion फॉल रहेगा बट जो रीजन है वो ट्रू रहेगा। ठीक है, इसको माइंड में बैठा लीजिएगा। फर्दर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को मूव करते हैं। इसमें assertion बोलता है द कलर ऑफ aqueous solution of copper sulfate turns colorless when a piece of lead is added to it। इसमें जो assertion है वो प्योरली ट्रू है। द कलर ऑफ aqueous solution of copper sulfate turns colorless when a piece of lead is added to it। lead को जब ऐड किया जाता है वो कलरलेस हो जाता है। अब रीजन को देखते हैं। lead is more reactive than copper hence displaces copper from its salt solution। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए होगा क्योंकि जो रीजन है वो भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है assertion का, तो इसीलिए ऑप्शन ए हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ये केमिस्ट्री का था। अब बायोलॉजी का है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें assertion बोलता है जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, तो इसमें जो assertion है वो ट्रू है। जो जीन्स होते हैं वो बच्चों के सेक्स का डिसीजन लेते हैं। जो रीजन दिया हुआ है एक्स क्रोमोसोम इन ए मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। तो जो एक्स क्रोमोसोम है ये ऑलवेज मिलता है उसके मदर से। ठीक है, जो एक्स क्रोमोसोम है ये ऑलवेज मिलता है उसके मदर से, तो इसके फादर से ये नहीं मिलता है। तो हम लोग का क्या है, जो रीजन है वो फॉल्स है। हम लोग देखते हैं assertion ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो हम लोग का ऑप्शन सी यहाँ पर आएगा। फर्दर मूव करते हैं, बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19। ब्लड क्लोटिंग प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, ये हम लोग का सही है। कभी हम लोग को चोट लग जाता है तो वहां पे ब्लड क्लोट करने लगता है ताकि जो एक्सेसिव ब्लड है वो हम लोग का शरीर से नहीं निकले, तो एसेशन हम लोग का करेक्ट है। ठीक है, तो इसका रीजन देखते हैं। ब्लड कोटिंग इज ड्यू टू ब्लड प्लाज्मा एंड व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। ये जो स्टेटमेंट है ब्लड क्लोटिंग होता है ड्यू टू ब्लड प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी के रीजन से, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये दोनों के रीजन से नहीं होता है। ठीक है, ये तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। इसमें assertion बोलता है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल। जो एक सर्कुलर कॉयल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और जो स्ट्रेंथ है उसका मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट। जो नंबर ऑफ टर्न्स को जैसे हम लोग यूज करेंगे सर्कुलर कॉइल में, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। तो एसेशन वाला पार्ट है हम लोग का करेक्ट है। The current in each circular turn has the same direction and the magnetic field due to each turn then just adds up। ये बात भी सही है कि जो सर्कुलर टर्न रहेगा उसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता रहेगा, और जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये असर्शन भी सही है। असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो हम लोग का ऑप्शन ए इसमें सिलेक्ट करेंगे। ये फिजिक्स क्वेश्चन था, असर्शन और रीजन का ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हम लोग सेक्शन बी की तरफ मूव करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। इसमें ए पार्ट बी पार्ट और में दिया हुआ है, तो पार्ट ए में देखते हैं। ठीक है, a compound X which is prepared from gypsum has the property of hardening when mixed with proper quantity of water। प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर में मिक्सअप करने पर वो हार्ड हो जाता है। आइडेंटिफाई एक्स इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो जो कि जिप्सम से बनाया जाता है उस कंपाउंड एक्स का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप सभी को पता है, जैसे हड्डियां टूटने पर इसका यूज किया जाता है। और इसका दूसरा नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसके केमिकल फॉर्मूला के बारे में भी पूछा है।
तो CaSO4 प्लस हाफ H2O। ठीक है, ये आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ए का पार्ट 2। स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। और उसका डिफरेंस है, बेकिंग सोडा इट इज ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा प्लस टार्टारिक एसिड और एनी माइल्ड एडिबल एसिड। जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहता है प्लस टार्टरिक एसिड या कोई माइल्ड एडिबल एसिड होता है, ये डिफरेंस है। ठीक है, अब इसका और पार्ट में दिया हुआ है सेक्शन क्वेश्चन बी। ठीक है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स है ब्लू कलर का, उसको हीट करने पर कौन सा रिएक्शन होता है? तो CuSO4 5H2O को हीट करते हैं तो कॉपर सल्फेट और 5H2O बनता है। ठीक है, अगेन इसका पार्ट 2 क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कुकिंग के टाइम पे हीट करने पर क्या क्या प्रोड्यूस होता है? तो 2NaHCO3 को लिए तो वो रिएक्ट करके बना रहा है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है, इसमें भी ए में दिया है, राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स इन ह्यूमन बॉडी, मेंशन द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू इट। जो इंसुलिन का है उसका रोल क्या है ह्यूमन बॉडी में, उसको बताने बोल रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं, इंसुलिन लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल्स इन आवर बॉडी। इंसुलिन जो है वो लोअर करता है ब्लड शुगर लेवल को इन आवर बॉडी। तो इसमें मेंशन द डिजीज कॉज ड्यू टू इट, इसके रीजन से डिजीज जो होता है उसको बोलते हैं डायबिटीज। ठीक है, हाउ इज द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड रेगुलेटेड। तो इसका टाइमिंग और जो कितना अमाउंट है इंसुलिन का वो रिलीज होगा वो कैसे रेगुलेट किया जाता है? तो इसका आंसर देखते हैं, द राइज इन शुगर लेवल्स इन ब्लड प्रोड्यूसेस मोर इंसुलिन। शुगर लेवल्स ब्लड में बढ़ने से मोर इंसुलिन सिक्रिएट होता है। As the blood sugar levels falls, secretion of insulin is reduced. ब्लड शुगर लेवल्स जैसे ही रिड्यूस होते हैं तो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन भी रिड्यूस हो जाता है, ऐसे ये रेगुलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, काफी इंटरेस्टिंग है। नेम द टाइप ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड transported by each of the following, mentioning the path that is from the organ to which place to another। एक ऑर्गन में एक जगह से दूसरे जगह पर जो ब्लड का सप्लाई होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, वो इनके थ्रू होता है। ठीक है, अब इनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। 1 नंबर में दिया है वीना कावा। तो वीना कावा से क्या होता है? तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाता है फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, हार्ट को पहुंचाया जाता है वीना कावा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, फिर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से क्या किया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, लंग्स को पहुंचाया जाता है पल्मोनरी आर्टरी से। और इसका और पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, इधर आप इस सेक्शन को क्लियर कर सकते हैं या इस सेक्शन को क्लियर करना। विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक फ्लो चार्ट शो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन ए सेल। जो ग्लूकोज होता है मेन हम लोग का खाने का सोर्स है इन ए सेल टू प्रोवाइड एनर्जी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा और लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म का प्रेजेंस में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी रहेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनेगा, जिससे कि सारे काम होंगे। ठीक है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, ग्लूकोज रहेगा इन साइटोप्लाज्म में है, पायरुवेट बनेगा, फिर यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है इन ह्यूमन मसल सेल्स,
तो लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी बनेगा। यहाँ बन रहा था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी, यहाँ लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनेगा। ठीक है, आप इधर ये वाला पार्ट को चूज कर सकते हैं, नहीं तो वीना काबा और पल्मोनरी आर्टरी वाला पार्ट को भी कर सकते हैं। काफी इजी लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन्स आर फाउंड। नेफ्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? नेफ्रॉन्स किडनी में पाए जाते हैं, तो द बॉडी पार्ट इज नोन एज किडनीज। ठीक है, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? A cluster of thin-walled capillaries associated with cup-shaped end of a tube called Bowman's capsule। ठीक है, एक कैप्सूल के फॉर्म में रहता है, क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज का। ठीक है, दिस फर्दर एक्सटेंड इनटू ए ट्यूबुलर पार्ट विच एंड्स इन कलेक्टिव डक्ट्स। फिर कलेक्टिव डक्ट्स में वो एंड होता है। इसका फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड टू फॉर्म यूरिन। यूरिन को फॉर्म करना है, जो वेस्ट पार्टिकल है उसको फिल्टर करके। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम द फिल्ट्रेशन, उसमें से जो यूजफुल मटेरियल्स हैं उसको रीअब्जॉर्ब करना है। ओके, तो अभी हम लोग फिजिक्स में आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें भी ए और बी दिया हुआ है और फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ए पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, a narrow beam xy of white light is passing through a glass prism। abc एक ग्लास प्रिज्म है, एक डायग्राम में दिख रहा है, xy जा रहा है एक व्हाइट लाइट। ठीक है, trace it on your answer sheet and show the path of the emergent beam as observed on the screen pq। pq स्क्रीन में उसको आपको देखना है कि कैसे वो फॉर्म कर रहा है। नेम द फिनोमेनन ऑब्जर्व्ड एंड स्टेट इट्स कॉज। पहले डायग्राम बनाना है, फिर फिनोमेनन क्या हुआ वो बताना है, फिर उसका रीजन बताना है। ठीक है, तो हम लोग को जैसे पता है व्हाइट लाइट है, एक प्रिज्म के थ्रू जाएगा तो वो 7 कलर्स में वो डाइवर्ट हो जाएगा अलग अलग वेवलेंथ के थ्रू, तो इसको बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। नीचे से ऊपर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इस फिनोमिनन को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, एक व्हाइट बीम अगर 7 कलर्स में कंप्लीट हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। इसका कॉज क्या है? डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स। जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे हम लोग को कभी ग्रीन कलर दिखाई देता है, कभी रेड कलर दिखाई देता है, वो क्या है? डिफरेंट एंगल में कलर्स रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए वो ऐसे दिखाई देते हैं। तो इसका कॉज क्या है? डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रेज। डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अब अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ रहता है, इसीलिए हम लोग को ऐसे दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट द पावर ऑफ एन आई टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिमिनिशेस विद एज। एज बढ़ते साथ जो नजदीक की चीजें दिखने की और दूर की चीजें देखने का शक्ति घट जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला पार्ट बोलता है गिव रीजन फॉर द अबव स्टेटमेंट। इट इज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंसेज। आई लेंसेज का जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका घटना है और सिलियरी मसल्स का वीकन होना है। नेम द डिफेक्ट दैट इज लाइकली टू अराइज इन द आईज इन सच ए कंडीशन। ऐसा कंडीशन में कौन सा डिफेक्ट बनेगा? तो ये बनेगा प्रेस बायोपिया या प्रेस बायोप्लिया प्लस मायोपिया। ठीक है, ये दोनों कंडीशन बनता है। ड्रॉ द लेवल्ड रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड फॉर रिस्टोरिंग द विजन सच एन आई। तो इसमें नीचे ये बाइफोकल वाले ग्लास बनेंगे, नीचे में कॉन्वेक्स लेंस लगेगा ताकि जो नजदीक की वस्तुएं हैं 25 सेंटीमीटर से पहले वो दिखेंगी, और ऊपर वाला पोर्शन में कॉनकेव लेंस लगेगा। और बहुत बार होता है कि ये प्रोग्रेसिव लेंस भी लगते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। हाउ डू हार्मफुल केमिकल्स गेट accumulated progressively at each ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। इसमें फूड चेन की बात करी जा रही है, बताया जा रहा है कि कैसे हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं वो कैसे हमारे फूड चेन में
इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, एट ईच ट्रॉपिक लेवल. Chemical sprayed on the crops are washed down into the soil. From the soil, these are absorbed by plants along with water and minerals. जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज किए जाते हैं क्रॉप्स में, वो वॉश आउट होके सॉइल में चले जाते हैं, फिर प्लांट्स में चले जाते हैं वाटर के साथ. प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स. प्लांट्स खाए जाते हैं एनिमल से. दिस वे दे एंटर इन द फूड चेन. ये फूड चेन में अभी शामिल हो चुके हैं. As these chemicals are not degradable, those get accumulated progressively at each successive trophic level. जितने भी ट्रॉपिक लेवल्स हैं फूड चेन का, सब में ये आगे बढ़ता रहता है. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन. एक्चुअल में ये जो एंटायर प्रोसेस है, इसको हम लोग बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है. अब सेक्शन बी हो गया. अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सेक्शन सी की तरफ. इसमें सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले हैं, ठीक है. इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. इसमें भी ए वाला पार्ट है, यानी बी वाला पार्ट भी होगा और की तरह, ठीक है. आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन. एक रिएक्शन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है. अब इसमें हम लोग को रिड्यूसिंग एजेंट को ढूंढना है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है. 4NH3 प्लस 5O2 बनता है 4NO प्लस 6H2. इसमें NH3 हम लोग का रिड्यूसिंग एजेंट है. फिर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. H2O प्लस F2, ये HF बन जाता है और HOF बन जाता है. तो हम लोग का जो H2O है, ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है. तो ये Fe2O3 और 3CO, ये रिड्यूस हो जा रहा है 2Fe प्लस 3CO2 में, ठीक है. तो Fe को रिड्यूस कौन कर रहा है? CO, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग का CO रिड्यूसिंग एजेंट है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2H2 प्लस O2, 2H2O बन जाता है. तो इसको कौन रिड्यूस कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे H2 है, ठीक है. और इसका बी पार्ट में पूछ रहा है डिफाइन अ रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की गेन और लॉस के फॉर्म में एक रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करना है. तो रेडॉक्स रिएक्शन पता है, जहां पर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है. A reaction in which the gain or loss of oxygen takes place simultaneously is called a redox reaction. एक redox reaction उसको कहा जाता है जिसमें गेन भी होता है ऑक्सीजन का और लॉस भी होता है ऑक्सीजन का साथ साथ. तो इसको बोलते हैं redox reaction, ठीक है. एंड फर्दर अभी हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ. इसमें पार्ट ए बोलता है सजेस्ट वन रेमेडियल मेजर इच टू काउंटरएक्ट द चेंज इन पीएच इन ह्यूमन बीइंग्स इन फॉलोइंग केसेस, ठीक है. प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड इन स्टोमक ड्यूरिंग इंडाइजेशन. इंडाइजेशन के टाइम पे बहुत सारा एसिड फॉर्म हो जाता है बॉडी में, तो इसको कैसे हम लोग को टैकल करना है. तो इसमें हम लोग एंटासिड यूज करते हैं, यूजिंग एंटासिड. अब इसमें बहुत सारे हम लोग जैसे कि डाइजिन वगैरह खाते हैं, तो वही है एंटासिड. इनो वगैरह खाते हैं वही. इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है स्टंग बाय हनी बी और नेटल लीव्स. मधुमक्खी के काटने से क्या करते हैं? आंसर है बेकिंग सोडा, माइल्ड बेस और डॉग प्लांट को यूज किया जाता है. इसमें बी पार्ट में पूछा गया है फ्रेश मिल्क हैज ए पीएच ऑफ 6. ओके. व्हेन इट चेंजेस इनटू कर्ड विल इट्स पीएच इंक्रीज और डिक्रीज, और क्यों होता है? फ्रेश मिल्क का पीएच होता है 6 का वैल्यू रहता है, और जब ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका पीएच बढ़ेगा या घटेगा? पीएच और घट जाता है, ठीक है. जब ये कर्ड में कन्वर्ट, दही में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका पीएच और घट जाता है. इसका रीजन क्या है? कर्ड इज मोर एसिडिक देन मिल्क, ठीक है. मिल्क से ज्यादा एसिडिक है कर्ड. एंड नाउ अभी हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29. इसमें पार्ट ए में देखते हैं क्या पूछ रहा है. स्टेट द रोल ऑफ एटीपी इन सेलुलर रेस्पिरेशन. ये बायोलॉजी का पार्ट है. आंसर बोलता है इसमें एटीपी का रोल क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन में. The role of ATP in cellular respiration is ATP breaks down to give a fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions takes place in the cell, ठीक है. जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उसको वो देखता है, ठीक है.
नंबर 2 बोलता है व्हाट एंश्योर्स सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है प्लांट्स में, उसको क्या एंश्योर करता है? तो ये स्टोमाटा एंड सरफेस ऑफ द लीव्स। सरफेस ऑफ द लीव्स से जो गैसेस का आदान प्रदान है वो किया जाता है। और स्टेम्स एंड रूट्स, ये पार्ट्स है, ये एंश्योर करते हैं सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। ठीक है। State the conditions on which the direction of diffusion of gases in plant depends upon। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन प्लांट्स को कैसे डायरेक्शन में किया जाता है? तो ये एनवायरमेंटल कंडीशंस है और रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स, दोनों ही बेसिस पे किया जाता है। इसका और वाला पार्ट में क्वेश्चन बी में पूछा गया है व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में इंटरनल एनर्जी क्या होता है? स्टार्च रहता है जो कि बचाए रखता है। और एनिमल्स में क्या होता है? ग्लाइकोजन। ठीक है। इसका पार्ट टू पूछता है हाउ डेजेट प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन देयर स्टोमाटा इफ देयर स्टोमाटा रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम। जो डे टाइम रहता है काफी हीट रहता है डेजर्ट एरियाज में, तो इसीलिए क्या होता है स्टोमाटा बंद रहता है ड्यूरिंग द डे टाइम। तो इसमें फोटोसिंथेसिस कैसे किया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट कंपाउंड विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना के अपने अंदर रख लेते हैं ताकि जब क्लोरोफिल के द्वारा जब खाना भोजन बनाया जाएगा दिन के समय में तो उसका यूज किया जाता है। ठीक है। ओके, तो अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। कंप्लीट द रे डायग्राम टू शो द फॉलोइंग इमेज। इसका इमेज कहाँ पे बनेगा ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। ये डॉटेड पोर्शन है, ये मैंने बनाया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन था। वैसे मैं क्वेश्चन सीट भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। ठीक है। तो एडेस बिडेस जो है, जो एडेस बिडेस है, ये इमेज जो फॉर्म्ड हुआ ये है। ठीक है। मेंशन द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। इसका बी पार्ट बोलता है इस केस में जो इमेज बना है उसका नेचर क्या है, उसका पोजीशन क्या है और साइज क्या है। तो इसका नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट इन नेचर। ठीक है। ये वर्चुअल है, मिरर के राइट साइड में बना है, और इरेक्ट है, सीधा है। ठीक है। इसका पोजीशन है बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ। जो फोकस है और पोल के बीच में बना है ये वाला। ठीक है। बिहाइंड द मिरर बना है। और इसका साइज क्या बनेगा? साइज है डिमिनिश्ड। जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से काफी छोटा इमेज बना है, डिमिनिश्ड बना है। ठीक है। पार्ट सी बोलता है स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस इन दिस केस यूजिंग द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से पूछ रहा है कि द साइन क्या होगा, उसका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो ये राइट साइड में है तो ये कार्टेशियन साइन के हिसाब से पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। ओके। ये नंबर में बोलता है डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट एयरपोर्ट्स एंड एट द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स आर ऑफ रेड कलर। क्यों रेड कलर से किया जाता है? रेड कलर is least scattered by fog or smoke and can be easily seen from a distance। ठीक है। ये एक रीजन है, ये इसको भी लिख सकते हैं। दूसरा रीजन है रेड कलर हैज हाई वेवलेंथ, द स्कैटरिंग इज लेस। जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा कि व्हाइट कलर आ रहा था वो भी ग्योर में कन्वर्ट हुआ, तो वो जो आर है सबसे लास्ट पोजीशन में आता है। ठीक है। रेड कलर, तो रेड कलर का वेवलेंथ काफी ज्यादा रहता है। ठीक है, हाई वेवलेंथ रहता है। ठीक है। एंड द स्कैटरिंग इज लेस, उसका स्कैटरिंग इसीलिए कम होता है। द स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई अल्टीट्यूड्स। जो भी फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं काफी हाई अल्टीट्यूड्स पे, तो उनको स्काई काफी डार्क दिखता है, अपीयर्स डार्क। हाँ, ये क्यों होता है? एट वेरी हाई अल्टीट्यूड्स ड्यू टू लैक ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है काफी घटता है। ठीक है।
देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट वहां पे नहीं होता है, इसीलिए सारा चीज वहां पे डार्क अपीयर होता है। ठीक है। द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज विजिबल। ठीक है। जब आप कभी एक छोटे से संकरे रास्ते से जब लाइट पार होता है तो उसमें धूल उड़ते हुए आपको दिखता होगा, ये जो पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट है। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का पाथ है वो दिखता है। ठीक है। उसका रीजन बताइए। पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। उसका जो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो काफी बिग इनफ होते हैं टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, हेंस द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज विजिबल। इसीलिए जो पाथ होता है वो हम लोग को आसानी से दिख जाता है। ठीक है। अब फिजिक्स का ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है। ये 3 मार्क्स वाले हैं, ये पार्ट वाला क्वेश्चन है। State the rule used to find the force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field। ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर प्लेस किया गया है, उसका रूल बताने बोल रहा है, जिसमें जिससे कि हम लोग फोर्स को फाइंड आउट कर सके। तो ये फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है उससे हम लोग फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग का थंब है वो फोर्स को डिनोट करता है, हम लोग का नेक्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर करंट को आइडेंटिफाई करता है। if the forefinger of the if the forefinger, the central finger and the thumb of your left hand is in mutually perpendicular direction, सब तीनों एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेंट्रल फिंगर है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा, और हमारा थंब है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये सारे उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर द थ्री डायग्राम शोइंग एंट्री ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो आइडेंटिफाई द केस इन विच द फोर्स विल बी मैक्सिमम, किस केस में मैक्सिमम होगा, किस केस में मिनिमम होगा रेस्पेक्टिवली, और इसके केस के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी देना है। ठीक है। केस वन में है ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स। केस टू में है मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन हॉरिजेंटली है, और एक इलेक्ट्रॉन का पाथ है थोड़ा इंक्लाइंड वे में शो कर रहा है। केस थ्री है, इसमें हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड्स है, और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो भी सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है। तो इन तीनों केसेस को स्टडी करने के बाद पूछा है कि मैक्सिमम कहाँ पर होगा फोर्स और मिनिमम कहाँ पर होगा। तो मैक्सिमम होगा इन फिगर 1, फोर्स विल बी मैक्सिमम बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, और करंट इज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से जो राइट एंगल पे होगा वहां पे सबसे ज्यादा फोर्स होगा। ठीक है। सिमिलरली जहाँ पे उसके साथ पैरेलल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो वहां पे मिनिमम होगा। तो मिनिमम के केस में देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ठीक है। और मिनिमम के केस में देखते हैं इन फिगर 3 इट विल बी मिनिमम बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग और पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के साथ साथ जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे मिनिमम होगा। अच्छा, इसका और पार्ट में देखते हैं क्या बोल रहा है। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड का यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने बोला है। ये एक बैटरी दिया गया है, एक स्विच है, एक सर्किट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। यहाँ नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं और साउथ से घुस रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक सोलेनॉइड बनाया गया है। ठीक है। एक बार मैग्नेट के बारे में बताने बोल रहे हैं। ठीक है। बार मैग्नेट में कैसे वर्क करेगा, ये बार मैग्नेट में यहाँ इधर में साउथ पोल है, इधर में नॉर्थ पोल है। ठीक है। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के साउथ पोल्स में घुस रही हैं। तो ऐसे करके ये वाला डायग्राम है, देख लीजिए आप बुक में भी ये वाला डायग्राम देख सकते हैं। इसमें ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बारे में ड्रॉ करना बोला है, यहाँ बार मैग्नेट के बारे में ड्रॉ करने बोला है। ठीक है। लिस्ट टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन टू फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, ये दोनों में डिस्टिंग्विश फीचर को चेंज क्या क्या अंतर आ सकते हैं ये पूछा है।
तो सोलेनॉइड वाला हम लोग को पता है वो टेम्पररी रहता है, क्या कि जब तक इसमें करंट प्रोवाइड करेंगे तभी तब तक ये वर्क करेगा, अनलेस ये वर्क नहीं करेगा। और बार मैग्नेट क्या है, इसका अंदर का मैग्नेटिज्म है वो वर्क करता है, ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड में बोलता है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसमें क्या है, करंट का डायरेक्शन को, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है ना, तो नॉर्थ साउथ इधर बन रहे हैं। करंट का डायरेक्शन को अगर ऐसे कर देंगे तो इधर साउथ बनेगा, इधर नॉर्थ बनेगा। तो उसको हम लोग एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। बट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि ये इसका जो इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है, अंदर की चीजें हैं, उस चीज से वो नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन वो पता होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग देखते हैं ए पार्ट में, व्हाई डज अ किचन गार्डन कॉल्ड एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम while a forest is considered to be a natural ecosystem। किचन गार्डन को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं और फॉरेस्ट को नेचुरल। किचन गार्डन मैन मेड इकोसिस्टम होता है और नॉन सस्टेनेबल रहता है, उसमें हम लोग को इंटरफेयर करना पड़ता है सो दैट कि वो सरवाइव कर सके। और फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है मेंटेन्ड बाय नेचर, वो नेचर के द्वारा बनाया जाता है और सेल्फ सस्टेनेबल रहता है। हम लोग को उसमें किसी तरह का सस्टेनेबिलिटी का नहीं इन्वॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। पार्ट 2 बोलता है, while designing an artificial ecosystem at home, write any two things to be kept in mind to convert it into a self-sustaining system। ठीक है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हम लोग बना रहे हैं, तो क्या दो चीज हम लोग को दिमाग में रखना है ताकि वो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए। गिव रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर। इन ए जार कंटेनिंग वाटर वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू अ पंप। एक पंप के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन देने लगे। एंड एड ए फ्यू एक्वाटिक प्लांट्स, जो एक एक्वाटिक प्लांट्स में हम लोग मैंने वहां दे दिया। एंड एनिमल्स टू मेक इट सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। और प्लांट्स को एनिमल्स भी खाएंगे छोटे छोटे, तो एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम उसको बनाने के लिए हम लोगों ने किया, ठीक है। इसका जस्टिफिकेशन क्या है, ऑक्सीजन इज रिप्लेनिश्ड कंटिन्यूअसली, ऑक्सीजन रेगुलरली मिलना चाहिए वहां पे। एक्वाटिक प्लांट्स सर्व्ड एज फूड, एक्वाटिक प्लांट्स एनिमल्स को फूड की तरह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसका और पार्ट भी है, ठीक है। इसमें देखते हैं, कंस्ट्रक्ट अ फूड चेन ऑफ 4 ट्रॉपिक लेवल्स कंप्राइजिंग द फॉलोइंग। हॉक रहेगा, स्नेक रहेगा, प्लांट्स रहेगा, रेट रहेगा। तो सबसे नीचे हम लोग को पता है प्लांट्स रहेगा। प्लांट्स को कौन खाएगा, रेट्स। रेट्स खाएगा, रेट्स को कौन खाएगा, स्नेक्स। स्नेक्स खा लिए, अब स्नेक्स को खाएंगे हमारे हॉक्स, जो चील गिद्ध होते हैं ना, वो खाएंगे, ठीक है। पार्ट 2 में बोलता है 20,000 जूल ऑफ एनर्जी वाज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में 20,000 जूल एनर्जी ट्रांसफर किया गया। Calculate the amount of energy that will be transferred by organisms of the third trophic level to the organisms of the fourth trophic level। चौथा ट्रॉपिक लेवल में कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा बाय द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, कहा गया बाय द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो एनर्जी अवेलेबल एट सेकेंड ट्रॉपिक लेवल कितना था, 20,000 जूल था, जो कि क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, ठीक है, 20,000 जूल, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो इसमें 10% ही बचता है, तो इसमें 2,000 जूल ट्रांसफर होगा सेकेंड टू थर्ड ट्रॉपिक लेवल्स को। तो इसमें पूछ रहा है कि थर्ड टू फोर्थ में कितना ट्रांसफर हो रहा है। तो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इज 200 जूल। फिर इसका 10% कितना होता है, 200 जूल। अगर फर्दर बोलेगा कि फोर्थ टू फिफ्थ, तो 20 जूल एनर्जी ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इसका ए वाला पार्ट में लिखा हुआ है, a saturated organic compound A belongs to the homogeneous series of alcohols on heating A। हाँ, अल्कोहल का कंपाउंड है। on heating A with concentrated sulfuric acid H2SO4 के साथ 443 केल्विन में it forms an unsaturated compound B, ठीक है। ए एक अल्कोहल था, उसको हीट करने पर बी बना विथ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 28 यूनिट्स का, ठीक है।
The compound B on addition of 1 mole of hydrogen in the presence of nickel changes to a saturated hydrocarbon C. अब जो कंपाउंड बी है उसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हम लोग ऐड कर रहे हैं निकल के प्रेजेंस में, तो वो कन्वर्ट हो जा रहा है हाइड्रोकार्बन सी में। ठीक है, आइडेंटिफाई ए बी सी। तो हम लोग का ए क्या है, इथेनॉल है या इथाइल अल्कोहल है, CH3CH2OH। और हम लोग का जो बी है जो कि सल्फ्यूरिक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड फॉर्म में बना, वो इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एंड फर्दर निकेल के प्रेजेंस में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मिला तो बनता है, वो है इथेन हम लोग का। ठीक है, CH3CH3। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इसका पार्ट 2। राइट द केमिकल इक्वेशन शोइंग द कन्वर्जन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी से कन्वर्जन का ही खाली पूछ रहा है हम लोग को, बी टू सी का नहीं पूछ रहा है। CH3CH2OH को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन में कन्वर्ट हो गया, प्लस इसमें क्या बनता है, पानी बनता है H2O। ठीक है, What happens when compound C undergoes combustion? कंपाउंड C जो हम लोग का है इथेन है, इथेन कंबशन होने के बाद क्या बनता है, C2H6 प्लस ऑक्सीजन 2CO2 और 3H2, और हम लोग को इसमें हीट भी मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। मेन इसका ये है कि हीट को मिलना। ठीक है, स्टेट द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इनटू फैट्स। जो वेजिटेबल ऑयल हम लोग को मिलते हैं उसको फैट में कन्वर्ट करने में हम लोग को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का। ठीक है, इसका पार्ट 5 में बोलता है नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद सोडियम, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। हम लोग का कंपाउंड ए था इथेनॉल, इथेनॉल बोल रहा है कि जब रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ तो क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। इसका और वाला पार्ट है, ये बी वाला पार्ट है, वो ए वाला पार्ट था। ठीक है, with the help of diagram show the formation of micelles when soap is applied on oily dirt। ऑयली डर्ट के ऊपर पे जब सोप अप्लाई किया जाता है तो क्या बनेगा, उसका डायग्राम बनाने बोल रहा है। ठीक है, तो डायग्राम में ये सोडियम प्लस का दिख रहा है, फिर इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, ये जो सेंटर में है ये ऑयल ड्रॉपलेट्स है, और इस टाइप का डायग्राम इसमें बनेगा। Take two test tubes X and Y with 10 ml of hard water in each। ठीक है, 10 ml का हार्ड वाटर लेते हैं। In test tube X add few drops of soap solution, in test tube Y add a few drops of detergent solution। ठीक है, X में soap solution, Y में detergent solution। Shake both of the test tubes for same period of time के लिए दोनों को सेक किया गया। In which test tube the formation of foam will be more and why? More foam in test tube Y। टेस्ट ट्यूब वाई में मोर फॉर्म्स किस लिए बनेंगे, डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर है उसमें डिटर्जेंट्स ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं, और एल्स जो हम लोग के सोप है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहते हैं। इन विच टेस्ट ट्यूब इज कर्डी सॉलिड फॉर्म्ड वाई। इन टेस्ट ट्यूब एक्स में कर्डी सॉलिड बनेगा। ठीक है, और क्यों बनेगा, बिकॉज रिएक्शन बिटवीन सोप एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ हार्ड वाटर फॉर्म insoluble scum। एक insoluble scum टाइप का मटेरियल बनाएंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ scum और insoluble precipitation। ठीक है, तो कर्डी सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म होगा किसमें, जिसमें कि सोप रहेगा हार्ड वाटर के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव करते हैं। नेम द पार्ट्स ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का कौन सा पार्ट जो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में नहीं इन्वॉल्व होता है, वो है सेपल्स होता है या कैलिक्स एंड पेटल्स और कोरोला। ओके, तो इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में बोलता है डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में आपको डिफरेंस बनाना है, प्लस और तो क्या है, टू सिग्निफिकेंस ऑफ पोलिनेशन भी एक्सप्लेन करना है।
सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अनदर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा तक जाता है जो पोलन होता है, और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट का दूसरे फ्लावर्स में भी जा सकता है। इसको सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। और क्रॉस पोलिनेशन में वही चीज क्या होता है, जो पोलेंस होते हैं, pollen grains from an anther to stigma of one flower to another of two different plants। अलग अलग प्लांट्स के एंथर और स्टिग्मा के बीच में पोलन ग्रेन्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो इसका दो सिग्निफिकेंस बोल रहा है पोलिनेशन का। तो नेसेसरी फॉर सीड फॉर्मेशन, ठीक है, जब तक पोलिनेशन होगा नहीं तो सीड फॉर्मेशन होगा नहीं, और लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। सी पार्ट बोलता है व्हाट इज द फेट ऑफ ओव्यूल्स एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ए फ्लावर। तो ओव्यूल क्या बनता है? ओव्यूल हम लोग को पता है सीड बन जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ओवरी क्या बनता है? यहाँ पे फ्रूट बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 और फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट ए रेट ऑफ 880 वॉट्स का। ठीक है, 880 watts एनर्जी कंज्यूम करता है एक इलेक्ट्रिक आयरन व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, एंड एट 330 watts व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम। मिनिमम जब हीटिंग करते हैं तो कितना वाटेज वो कंज्यूम करता है, और मैक्सिमम करते हैं तो कितना वाटेज कंज्यूम करता है। इफ द सोर्स वोल्टेज इज 220 वोल्ट, सोर्स वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो इसका हम लोग को करंट और रेजिस्टेंस हम लोग को कैलकुलेट करना है। सोर्स वोल्टेज दिया हुआ है और एनर्जी कंज्यूमिंग रेटिंग्स भी दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं, मैं पहले मैक्सिमम रेट में देखते हैं। जब मैक्सिमम का केस में देखते हैं तो पावर है, कितना पावर कंज्यूम हो रहा है? 880 वॉट्स। ठीक है, तो इसमें कितना वोल्टेज प्रोवाइडेड है? 220 वोल्ट्स का हम लोग को वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड है। तो करंट क्या होता है? P बाई वी। तो 880 बाई 220 इक्वल टू 4 एम्पियर। तो अब इसमें करंट कितना कंज्यूम हो रहा है? 4 एम्पियर का। तो रेजिस्टेंस कितना होगा? हम लोग को पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाई आई होगा। तो वोल्टेज 220 बाई 4, तो हम लोग को 55 ओम्स का यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है। ये किस केस में है? करंट 4 एम्पियर और 55 ओम्स का रेजिस्टेंस हम लोग को मैक्सिमम रेट जो है उस कंडीशन में मिलता है 880 वॉट्स में। अब मिनिमम दिया है 330 वॉट्स का। ठीक है, और इसमें वोल्टेज कितना प्रोवाइडेड है? 220 वोल्ट्स का वोल्टेज प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले हम लोग करंट को डिराइव करते हैं। करंट को निकालने के लिए I इक्वल्स टू पी बाई वी होता है, तो 330 बाई 220 इक्वल टू 1.5 एम्पियर। तो मिनिमम के केस में 1.5 एम्पियर करंट ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस कितना होगा? V इक्वल्स टू आई आर होता है। रेजिस्टेंस में हम लोग देखेंगे 220 बाई 1.5 करेंगे तो हम लोग को 146.666 ओम्स हम लोग को मिलेंगे। तो रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, और इसका बी पार्ट देखते हैं क्या बोलता है। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? When electric current is passed through a resistor, electrical energy is dissipated and appears as heat energy। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप लोग को पता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू करता है एक रेजिस्टर के थ्रू, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डेसिपेटेड एंड अपीयर्स एज हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है एक रेजिस्टर के थ्रू जब पास करते हैं। Find an expression for the amount of heat produced when a current passes through a resistor for some time। ठीक है, ये एक इक्वेशन एक्सप्रेशन बताने बोल रहा है। तो हम लोग H को I और करंट और रेजिस्टेंस और टाइम के फॉर्मेट में बताने के लिए H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, और वोल्टेज करंट और टाइम के टर्म्स में बताने के लिए H इक्वल टू वी आई टी। ये दोनों फॉर्म में हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब सेक्शन ई की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन ई का क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको। सेक्शन ई में बोल रहा है ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन with oxygen to form metal oxides। metal oxides are generally basic in nature। ठीक है, जो metal oxides होते हैं वो basic in nature होते हैं, but some metal oxides show basic as well as acidic behavior। कुछ metal oxides रहते हैं जो acidic भी behave करते हैं और basic भी behave करते हैं।
तो different metals show different reactive towards oxygen. Some react vigorously while some do not react all. ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन ए पूछता है व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। जब कॉपर को हीट किया जाता है एयर में, तो इसका आंसर देखते हैं। कॉपर और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट कराया जाता है तो 2CuO बनता है। ठीक है, इसका बी पार्ट देखते हैं। Why are some metal oxides categorized as amphoteric? Give one example। कुछ जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैटेगराइज रहते हैं एम्फोटेरिक बोल के, तो एक एग्जांपल देने बोल रहा है। ठीक है, तो बिकॉज दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। उनको एम्फोटेरिक किस लिए बोला जाता है, क्योंकि वो एसिड और बेसिस दोनों के साथ, एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो एक एग्जांपल है Al2O3, जो हम लोग का जो 1 से 20 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, आप देख सकते हैं। Al2O3 वाला उसमें एग्जांपल दिया हुआ था। ठीक है, या फिर ZNO, आप दोनों में से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। अब पार्ट सी का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पार्ट सी में बोलता है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। Na2O यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में है, ये कन्वर्ट होके क्या बनाएंगे, और Al2O3 प्लस 2NaOH ये कन्वर्ट होके क्या बनाएंगे, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो Na2O प्लस H2O बनाएंगे हम लोग का Na2NaOH, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अगेन हम लोग देखते हैं Al2O3 प्लस 2NaOH क्या बनाएगा, 2NaAlO2 प्लस H2O में ये बनाएगा। ठीक है, अब इसका आगे वाला पार्ट में चलते हैं। और वाला पार्ट में सी का और में दिया हुआ है ऑन बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन ए कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड। कलरलेस गैस प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन सल्फर को बर्न करने पर। ठीक है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, नेम द गैस फॉर्म्ड। ठीक है, इसका केमिकल इक्वेशन क्या होगा, इसका केमिकल इक्वेशन है सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो SO2 बनाया। ठीक है, फिर बोलता है नेम द गैस फॉर्म, गैस जो क्या फॉर्म हो रहा है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, हम लोग को पता है ये सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट पूछता है स्टेट द नेचर ऑफ गैस, तीसरा नंबर। चौथा नंबर व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस ऑन अ ड्राई लिटमस पेपर, लिटमस पेपर में इसका क्या इफेक्ट होगा और इसका गैस का नेचर क्या है। तो थर्ड पार्ट में हम लोग देखते हैं ये एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, और लिटमस पेपर में इसका क्या इफेक्ट होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, लिटमस पेपर के कोई इफेक्ट नहीं करेगा। एंड फर्दर अभी हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है इन ऑर्डर टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेस मेंडल crossed pea plants having one contrasting character or a pair of contrasting characters। ठीक है, जो pea plants है उसका क्रॉसिंग किया करवाया जा रहा है। when he crossed pea plants having round and yellow seeds with pea plants having wrinkled and green seeds, उसका जो कलर है वो अलग अलग है, उसको क्रॉस कराया जा रहा है। he observed that no plants with wrinkled and green seeds were obtained in F1 generation. When the F1 generation pea plants were crossed by self-pollination, the F2 generation had seeds with different combination of shape and colors also। ठीक है, ये वेरियस कंडीशंस बताए जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ जब मेंडल के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। तो क्वेश्चन नंबर ए बोलता है राइट एनी two pairs of contrasting characters of pea plant used by Mendel other than those mentioned above। ठीक है, कोई ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ दिया गया है इसके अलावे और क्या क्या मिला ये बताने के लिए बोल रहा है, दो और बताने बोल रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि एक टॉल और ड्रॉप हुआ, हाइट ऑफ प्लांट के बारे में बताया जा रहा है कि ये टॉल और ड्रॉप हुआ, और व्हाइट और पर्पल है कलर ऑफ फ्लावर। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे फाइंड आउट हुए मेंडल के द्वारा। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेड्स, जो डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेड्स है उसके बीच में डिफरेंशिएट करने बोल रहा है।
तो डोमिनेंट ट्रेट क्या है, आर एक्सप्रेस्ड इवन इन वन कॉपी ऑफ डोमिनेंट ट्रेट एग्जिस्ट, ठीक है। और जो रिसेसिव ट्रेड्स है, जो डोमिनेंट ट्रेड्स है उसके बारे में तो बात हो गई। जो रिसेसिव ट्रेड्स है whose expression is suppressed by a dominant gene or expressed when two copies of recessive traits are present। तो जब दो copies of recessive traits present रहेंगे तब वो दिखाई देंगे recessive traits, ठीक है। और dominant ट्रेड्स जब दिखाई देंगे आर एक्सप्रेस्ड इवन इन वन कॉपी, एक कॉपी ऑफ डोमिनेंट ट्रेड भी रहेगा तो भी दिखाई देंगे। एंड तीसरा पार्ट में बोल रहा है स्टेट द रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑब्जर्व्ड इन द सीड्स ऑफ F2। F2 जो सीड्स है उसमें जो कॉम्बिनेशन का रेशियो है वो दिखाई देगा। व्हाट डू यू इंटरप्रेट फ्रॉम दिस रिजल्ट, ठीक है। इस रिजल्ट से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो। इसमें एक ही चीज बता सकते हैं, इसका जो रेशियो है 9:3:3:1 का है। और इसका इंटरप्रिटेशन है ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। ये जो ट्रेड्स है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ओके, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक कॉनकेव मिरर in your hand and direct its reflecting surface towards the sun। कनकेव मिरर लेने बोला है, उसको सन की तरफ हम लोग को दिखाने बोल रहा है। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन टू ए व्हाइट कार्डबोर्ड। एक व्हाइट कार्डबोर्ड में उसका रिफ्लेक्शन जनरेट करने बोल रहा है। मूव वन कार्डबोर्ड बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड ए ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द बोर्ड। एक्चुअली में वो फोकस को फाइंड आउट करने बोल रहा है। दिस स्पॉटलाइट इज द इमेज ऑफ द सन शीट ऑफ द पेपर which is also termed as principal focus of the concave mirror। एक प्रिंसिपल फोकस को आइडेंटिफाई करने बोलना है, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन बनता है, ये डायग्राम दिया है, ये प्रिंसिपल फोकस है उसका, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉन्केव मिरर है और ऐसे ऐसे रेज एक दूसरे पे ऊपर रिफ्लेक्ट होकर ये फोकस में कन्वर्ट से पास हो रहे हैं। लिस्ट टू एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का दो एप्लीकेशन बताने बोल रहा है। टॉर्चेज में यूज होता है, सर्च लाइट्स में यूज होता है, व्हीकल्स का जो हेडलाइट्स होता है उसमें यूज होता है, सेविंग मिरर्स में यूज होता है। डेंटिस्ट अपने जो मिरर यूज करते हैं दांत के अंदर के हिस्सों को देखने के लिए उसमें यूज होता है। सोलर फर्नेसेस में भी यूज होता है कनकेव मिरर का, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज 15 सेंटीमीटर। जो प्रिंसिपल फोकस है और मिरर का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, यानी कि इसको अगर हम एक सर्कल में कन्वर्ट करें, इसका जो रेडियस बोल रहा है वो 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। तो आर इक्वल टू हम लोग को पता है 2f होता है, ठीक है। तो r इक्वल टू 2 × f, 15 सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर इसका रेडियस आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में एक इमेज को ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है, ठीक है। तब उसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं, ये पोल है और फोकस के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे हैं। तो ये हो गया इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। ये सेंटर से होके मिरर का जो सेंटर है वहां से होके क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से ऑब्जेक्ट का टॉप पोर्शन से एक तो आ रहा है पोल के ऊपर, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। फिर ये वर्चुअली यहाँ पे प्रोजेक्ट किए जाएंगे दोनों रेज को, और यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो रहा है जो कि वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट फॉर्म में है। और इससे जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा साइज में बन रहा है, ठीक है। नेचर वर्चुअल है, साइन कार्टेशियन में देखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और इसका सी का और पार्ट भी दिया है। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 100, एक न्यूमेरिकल है। एक ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर साइज का 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर में रखा गया है। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट सेम पॉइंट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। इफ इट्स इमेज, इमेज अगर वहीं पे मिलता है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर का फोकल लेंथ हम लोग को निकालना है।
हम लोग का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी वही है और इमेज का डिस्टेंस भी वही है, हाइट है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे देखते हैं, मिरर का फॉर्मूला में बैठाते हैं, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो 1 माइनस 1/100 माइनस 1/100 इक्वल टू 1/f। तो f इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। ये हम लोग का फोकस मिल गया। हम लोग को फोकस पूछा था कितना है, -50 सेंटीमीटर, यानी लेफ्ट साइड में हम लोग का फोकस बन रहा है, फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन साइन एज पर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इसका मैग्निफिकेशन भी हम लोग को फाइंड आउट करना है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू -v/u। तो माइनस को बाहर लिख दिए, हम लोग का v क्या है, -100 है, u क्या है, -100 है, दोनों कट के 1 हो गया। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, m इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है साइंस का सेक्शन। हम लोगों ने ऑलरेडी मैथ्स का सेट प्रोवाइड किया हुआ है और इंग्लिश का सेट प्रोवाइड किया हुआ है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। आप उसको अच्छे से देखिए, और नेक्स्ट जो बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं 2024 में, उसमें ये जो प्रीवियस ईयर 2023 का मैं सॉल्व पेपर्स बता रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए, इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए, और इससे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी अच्छा लगे और वो भी अच्छे से सॉल्व कर सके। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।